कि भंते जी जो आज देश में काम कर रहे हैं, देखिए ये बात गंभीर मैं आपसे कह रहा हूं। उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उस वक्त जब खड़े हुए तो पेट में रोटी नहीं थी समाज के, सामाजिक सुरक्षा भी नहीं थी। लेकिन समुद्र के किनारे हजारों मील किसी महापुरुष ने आवाज दी तो सारा देश इकट्ठा हुआ और 15 लाख लोग उस महापुरुष की आवाज पर रूपांतरित हो गए। किसी महापुरुष की आवाज में इतना दम था। ये मैं उस वक्त की बात करता हूं। आज साहब हमारे बीच में आए, साहब ने पूरे देश का निजाम बदला। लेकिन जिस आंदोलन में आप खड़े हो वहां मजबूत ही लोग चाहिए। आज दोबारा से इतिहास अपने आप को बदल रहा है। यह किसी की समाज आसानी से आवाज नहीं सुनता, याद रखना इस बात को। बहुत लोग चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन किसी की आवाज में दम कब होता है। तो आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज किसी व्यक्ति ने एक महापुरुष की भूमिका में प्रवेश किया है, महापुरुषों की परछाई के रूप में हमारे बीच में है। आज उन्होंने आवाज दी और एक बड़े आंदोलन के लिए सारा देश इकट्ठा है। तो आज हमें बेहद खुशी है कि दिल्ली की राजधानी में बैठ करके, मैं रात की घटना बता रहा हूं इसलिए अग्रिम व्यक्ति को बुलाने से पहले पानी एक जगह रख देते तो थोड़ा ठीक था। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। मुझे रात लगा बंदे जी को देख करके, वो बात मुझे बताना जरूरी है। देखिए दिल्ली के लोग भी बैठे होंगे इसलिए बहुत जरूरी है बात। रात सुनते भंते जी इस बात को थोड़ा गंभीरता से सुन लें, ये बात पूरे देश में जानी चाहिए। रात भंते जी डॉक्टर अंबेडकर भवन में मौजूद थे। और वो कौन सा अंबेडकर भवन है? रानी झांसी मार्ग पर वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भवन है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे, दिल्ली की सरकार में कानून मंत्री थे, अपने ही हाथों से जिस अंबेडकर भवन की नींव रखी, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने हाथों से उस वक्त की नींव रखी। और केवल नींव नहीं रखी, अपने हाथ से फावड़ा और तरस वो भी चलाया हुआ, मिट्टी भी डाली। आप सोच सकते हैं इस बात को, जिस महापुरुष ने अपने हाथ से जिसकी नींव रखी हो, उस वक्त उन्होंने जरूर सोचा होगा, आज उनकी अस्थि भी रखी है वहां पर, उन्होंने जरूर सोचा होगा उस वक्त उसकी नींव रखते हुए कि दिल्ली जैसी जगह पर आज नहीं तो कल जब मेरे बच्चे आएंगे और अपने कल्याण के लिए कभी नीति निर्धारण का काम करेंगे, यहाँ बैठ करके समाज के कल्याण के लिए काम करेंगे, तो दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी तो यहाँ बैठेंगे। ऐसा जरूर उस महापुरुष ने सोचा होगा। उस वक्त हमें भी नहीं पता था कि कोई महापुरुष हमारा कब इंतजाम कर रहा है। हम तो 70 साल पहले मां की कोख में भी नहीं थे। उस वक्त जब कोई महापुरुष से काम कर रहा था, इतना बड़ा भवन बनाया और कल में था, तो दिल्ली के लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत तकलीफ हुई देख करके। हम कई बार उसमें आए। ये तो मैं भंते जी को देख रहा था वहां बैठ करके, एक कमरे में बैठे थे और लोगों को बिठाकर पूछ रहे थे दिल्ली कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, यहाँ के लोग नहीं आए, वहां के लोग नहीं आए। वो चिंतित थे, एक समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे थे। मुझे नहीं लगता, जाकर देख लेना अम्बेडकर भवन को, दिल्ली के लोग भी इस बात को नोट करना, जिक्र करना। मैं लंबे अरसे से वहां रहा हूं, वहां दावत खाते हुए लोग मिले हैं, तमाम काम करते हुए लोग मिले हैं, पैसा अर्जित करते हुए लोग मिले हैं, लेकिन समाज के कल्याण का काम इस तरह मुझे लगता हुआ दिखाई नहीं था जिस काम के लिए बाबा साहब ने किया। आज मैं धन्यवादी हूं भंते करुणा सिंह राव जी का, देश ऋणी रहेगा आपका। रात ही भंते जी वहां बैठे, वहीं आपको बुलाया था, रात वहां बैठक हुई और आज उसका परिणाम है कि सारा देश यहाँ बैठा। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अपनी विरासतों को मालिक मिलते हैं, लेकिन देर से मिलते हैं। यहाँ के संसाधनों का दो ही महापुरुष इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या तो साहब ने किया या आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते जी काम कर रहे हैं। तो सामान्य साथियों, आओ आज इस काम के लिए आए, मैं छोटा सा परिचय दे रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद जो हमें काम करना है, जिसके लिए आज आपको बुलाया है, निश्चित रूप से आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन पहले मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जो मूवमेंट चल रहा है, देखो हमने एक मूवमेंट को बनते देश में देखा है, इसलिए भंते जी ने आपको बुलाया है। आज जब भी बहुजन मूवमेंट की बात आती है तो एक ही आदमी, एक ही महापुरुष हमें याद आता है। लाखों ने बात की है बहुजन मूवमेंट की,
हजारों ने बात की है, लेकिन महापुरुष एक ही याद आता है, साहब काशीराम। और आज हम कह सकते हैं बौद्धमय भारत करने की अगर बात जब भी देश में होगी तो आधुनिक भारत में पंत जी का नाम याद आएगा, ऐसा कोई रोक नहीं सकता। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, आज जो देश में आंदोलन चल रहा है सम्मानित सज्जनों, अब से पहले धर्म का काम नहीं हो रहा था, इसे नहीं कहा जा सकता। बंते जी से पूर्व भी देश में काम हो रहा है और भी सम्मानित भिक्खु कर रहे हैं। बंते जी ने जो काम किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। चूंकि यहां से जाने के बाद देश में 500 लोगों को ये बात बतानी चाहिए। हम सबकी एक ही राय हो, एक ही मंशा हो, एक ही मंतव्य हो, यही लीडरशिप का मतलब है। बंते जी ये बात हर जगह नहीं बता सकते, इसलिए आप जो 500 लोग यहाँ आए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इस आंदोलन का जो काम है सामान्य सज्जनों, नंबर 1, ये किसी की प्रतिस्पर्धा में आंदोलन नहीं है। ये किसी की प्रतिस्पर्धा में नहीं है कि भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये प्रतिस्पर्धा में नहीं है, ये प्रतिस्पर्धा में नहीं है, बल्कि ये तो बौद्ध समाज के निर्माण का आंदोलन है। ये किसी के खिलाफ भी नहीं है। पहला आंदोलन है जो समाज निर्माण की बात कर रहा है। समाज निर्माण की बात देश में पहली बार हुई है। जाति खत्म होने की तो बात बहुत लोग कर रहे थे, वो अधूरी बात थी। तो पहला काम जो मूवमेंट जो चल रहा है, इसका नाम है बौद्ध समाज का निर्माण। और बौद्ध समाज के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। बौद्ध समाज के निर्माण की प्रक्रिया ठीक वैसे ही है जैसा बाबा साहब ने कहा। नंबर 1, हमारा कोई शास्त्रा होना चाहिए। तो एक आज से अनुरोध कर रहे हैं, मैं पूरे भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं इस आंदोलन का हिस्सा होने के नाते। आज पहली बार किसी ने कहा है देश में, किसी नेतृत्व ने, कोई देश में कहे या ना कहे, ये जो सदन बैठा है कम से कम इसे कहना चाहिए बुद्ध हमारे शास्त्र है, बुद्ध हमारे शास्त्र हैं। इस सदन को कहना चाहिए, बस यही बात आपसे नहीं कही। नंबर 1। नंबर 2, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ। देखिए, जिनमें बुद्ध की आस्था है, बाबा साहब को जो स्वीकार करते हैं। दूसरी बात जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आधुनिक भारत में गरीब से गरीब इस्लाम के मानने वाले को पूछ लीजिए, बाइबल को कलेज, कुरान को कलेज से लगा के रखते हैं। वो अमीर है या गरीब है इसका कोई मतलब नहीं, वो जानता है कि कुरान मेरा धार्मिक ग्रंथ है। सिख जानते हैं गुरु ग्रंथ साहब उनका ग्रंथ है, हिंदू समाज जानता है उनका ग्रंथ है, सारे लोग जानते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो लिखा, मैं आज कह सकता हूं, आज पहली बार कोई आवाज उठी, बौद्धों का मानक ग्रंथ, ग्रंथ नहीं मानक ग्रंथ अगर है तो बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्ध धर्म का सबसे ग्रंथ बौद्धों का मानक ग्रंथ है। ये देश की पहली आवाज होनी चाहिए बौद्धों। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हमें होश भी नहीं था तब कोई हमारा सृजनहार ये काम कर रहा था। पहला काम हमारे शास्त्र बुद्ध हो, ये हमारा विश्वास। दूसरा, बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ हमारा मानक ग्रंथ है। 3 बात। और तीसरी बात जो अभी भाई BL पारस जी रख कर गए थे, आज मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। हम बिल्कुल लावारिसों की तरह थे, इसे अन्यथा मत लेना। आज हम कह सकते हैं कि जो बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ बाबा साहब ने बनाया, हम छटपटा तो रहे थे, हम कुछ करना तो चाहते थे, लेकिन क्या करना चाहिए और कैसे होना चाहिए, नेतृत्व का अभाव नहीं हो पाया। तो मैं कह सकता हूं ये पूरे देश के लोगों की एक आवाज होनी चाहिए जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि जो बात यहां रखी जा रही पूरा देश एक साथ कहेगा। आज हम भी कह सकते हैं एक ऐसा दस्तावेज, बौद्धों की भी आचार संहिता। मैंने कई लोगों से सुना था, बहुत संगठनों से हम सुन रहे थे कि सरकार दस्तावेज बनाए, सरकार कोई दस्तावेज बनाए। ऐ मेरे समाज के लोगों, जरूरत थी तो बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का धम्म ग्रंथ लिखा, बौद्ध हम बनेंगे और दस्तावेज सरकार बनाएगी, कैसे हो सकता है? पहला काम हुआ। मैं आज बड़े गर्व से बता रहा हूं, 3 जानकारी दे रहा हूं। भारत में पहली बार एक ऐसा दस्तावेज बना, इसका नाम है बौद्ध आचार संहिता। इसकी 3 ही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, एक तो ये कि मई का महीना, मई था जून था, राजस्थान वाले बता सकते हैं,
जून का महीना था, तपती दोपहरी थी, कल्पना में भी कोई इस बात को सोच नहीं सकता। भंते जी ने कहा, बुद्ध शासन की तरह एक संगति बुलाते हैं। देश में पहली बार, इसमें मेरी कोई अतिशोक्ति नहीं, कोई बनावटी नहीं। आदरणीय कमिश्नर साहब, मैं ध्यान चाहूंगा आप लोगों का, देश में पहली बार जयपुर राजस्थान में तपती हुई दोपहरी में देश के 1500 लोग कोने कोने से आए। 150 भिक्षु थे, 1500 लोगों से ज्यादा प्रतिनिधि थे और विद्वान प्रतिनिधि थे। और तीसरी बात, उस पर जो हस्ताक्षर हुए, 2 दिन कार्यशाला चली, बोर्ड चल रहा था, श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राव जी उसको पढ़ रहे थे। देश के जाने माने विद्वान भिक्षु और वक्ता सामने बैठे थे। क्या गलत है हटा दिया जाए, क्या सही है जोड़ दिया जाए। आधुनिक भारत में पहली बार जयपुर में एक दस्तावेज तैयार हुआ 2 दिन की वर्कशॉप के बाद, जिसमें एक ऐसा निशान है, इसके पिछले पन्ने खोलोगे तो 1500 हस्ताक्षर हैं आम लोगों के। जब भी ये किताब खुलेगी तो 1500 हस्ताक्षर इस बात के गवाह हैं कि लोकतांत्रिक तरीका दुनिया में ऐसा हो नहीं सकता जिस दिन ये दस्तावेज बना। बच्चे के, छात्र के, गरीब के, अमीर के, विद्वान के, कम पढ़े लिखे के, हर आदमी ने गवाही दी कि जिस वक्त ये दस्तावेज बना मैं भी मौजूद था। इसमें 15 से 1500 हस्ताक्षर इसमें मौजूद है। आप कल्पना करिए ऐसा कौन सा हस्ताक्षर दस्तावेज है। और उससे बड़ी बात तो तब हुई जब इसको देश को समर्पित किया गया। आप सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के, बहुत बड़े विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के सभागार में 2500 लोग थे। संभवतः यहाँ के भी 90% लोग रहे होंगे। 2500 लोगों के सामने, सम्मानित लोगों, ये दस्तावेज देश को समर्पित जब किया तो बातें तो बहुत है, पर एक ही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब ये दस्तावेज संघ ने, जिसकी अगुवाई श्रद्धेय भंते जी एक नायक के रूप में कर रहे थे, ये दस्तावेज जब दिया गया, समाज को समर्पित किया गया, तो एक नारा पैदा हुआ। और वो नारा बड़ा खतरनाक और ऐतिहासिक है। वो नारा था, देखिए, बहुत पहली बार वो देश में नारा लगा। लोगों ने पहली बार कहा, जब भंते जी ने कहा, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है। और आज मैं आपको बता रहा हूं, इस नारे को बोलने से पहले ऐसा क्रांतिकारी नारा है, आज नहीं तो कल जब यह देश में बोला जाएगा, किसी को सरकार बनाने से भी इतनी दिक्कत नहीं हो सकती जितनी नारे इससे समस्या खड़ी हो सकती है। आज पहली बार बुरी बुरी जातियों से संबोधित और अपमानित होने वाले समाज ने हजारों साल बाद कहा, या तो बाबा साहब ने कहा था कि मैं आज मुक्त हुआ, या फिर उस दिन सामूहिक रूप से कहा था, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है। ये नारा वहां ऐसे आवाज दी, आज पूरे देश में गूंजता है। एक बार जोरदार ताली बजाए। आओ समाज के जिम्मेदार लोगों, समाज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसे देर से समझेंगे लोग, लेकिन ये काम शुरू हो गया है। और कैसे शुरू हुआ है, ताकि आप, मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप समझ सके कि आंदोलन किस दिशा में काम कर रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। अब मैं आपके सामने इसका को रख रहा हूं, इस दस्तावेज का डिटेल, ताकि आप देश को बता सके कि आंदोलन किधर जा रहा है। यह जो आंदोलन है साथियों, सम्मानित बौद्ध समाज के लोगों, आप सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बस एक ही बात आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। सारा देश चाहता था हम जहां हैं वो जगह हमारी नहीं, जहां जाना कहां चाहिए, जाना तो चाहते थे पर प्रक्रिया हमें पता नहीं। आज ये रास्ता है। कैसा रास्ता है, ये 5 बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो काम हमारे बीच में हो रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, समाज बनने की प्रक्रिया आज पहली बार देश में रखी जा रही है। आपकी भी जुबान पर होना चाहिए। पहला काम, कोई समाज होता कब है, ये भंते जी ने बताया, इसलिए हमारे देश के लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी समाज जो बनता है, मैं उसके 5-4 मापदंड बता रहा हूं, ताकि देश में पता लगे कि धर्मभूमि कर क्या रही है, भंते जी कर क्या रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, हम बहुत गलतफहमी से बाहर निकल कर आ रहे हैं, इसलिए बात जरूरी है। देखिए, अब तक हम जो काम कर रहे हैं, हमने जो कुछ सुना, नितांत प्रार्थनीय है, लेकिन सही जो बहुत महत्वपूर्ण आज हमारे समझ में जो बात आई है, वो हम आपकी बात में रख रहे हैं। नंबर 1, कोई भी समाज
अपने पर्वों से दर्शाया जा सकता है। कोई मुस्लिम इसलिए मुसलमान है, कोई ईद मनाता है। कोई ईसाई इसलिए ईसाई है, कोई प्रभु यीशु में आस्था रखता है। सामान्य सज्जनों, आज हमारे पास दस्तावेज है, ये बताती है जनवरी 1 से लेकर के दिसंबर तक कौन से पर्व होंगे। ये दस्तावेज आज हमारे पास है। ये पहली पहचान हुई कि नहीं हुई? जो समाज अपने पर्व मनाने लगे, मुट्ठी भर लोग ही सही, वो समाज का पहला लक्षण है। नंबर दूसरा, हमारे संस्कार। मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है। 1 मिनट का आपसे एक इंटरवल सा चाहूंगा। यहाँ जो अग्रिम पंक्ति में हमारे संस्कारकर्ता अगर आए हो तो 5 ही लोग थोड़ा मंच पर आ जाए। 5 लोग इमीडिएट आ जाए। 5 लोग, मैं आज पहली बार आ जाइए इमीडिएट, बिना देर के हुए। आज आदरणीय कश्यप साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इस मामले की तरफ। सारा देश परेशान था। आदरणीय डॉक्टर राज कपूर जी, आप हमारे विद्वान व्यक्ति हैं, तमाम संगठनों में आपने काम किया है। मैं एक नजारा आपके सामने रख रहा हूं। देश में कोई नहीं चाहता था कि हमारे संस्कार कोई दूसरा व्यक्ति करे। क्या आप कोई चाहते थे? नहीं चाहते थे। लेकिन कौन करे और कैसे करे, यह आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। आज पहला ही प्रयास है इसका, इस दस्तावेज का। आज आपके सामने विकल्प खड़ा है। ये योग्य संस्कार करता है, पूरे देश में जाने जाते हैं। आज पूरे देश में इस धम्मभूमि ने इस देश को संस्कार करता दिया, जो हजारों भाषणों से काम नहीं हो सका, एक सभ्यता ने दिया। जोरदार ताली बजाए कर सकते। यह सभ्यता का रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूट है। ये किसी को बुरा नहीं कहते, ये समाज को सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं। इस आंदोलन ने सब्स्टिट्यूट दिया। इनकी एक पहचान है, इनके पास एक ड्रेस कोड है, इनके पास एक प्रशिक्षण है। देश में इसी तरह के बड़ी संख्या में तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन तमाम राज्यों में जहां हमारा काम चल रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का कार खरीदो, मकान खरीदो, कोई खुशी का मंगल अवसर हो, गृह प्रवेश हो, बच्चे के मंगल संस्कार हो, आप टेलीफोन करिए, ये लोग सम्मान के साथ जाएंगे। अपनी व्यवस्था, अपने संस्कार, जो काम हजारों भाषण नहीं कर पाए, इस व्यवस्था के लोगों ने कर दिया। मैं चाहूंगा एक बार बोलेंगे साधु साधु। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। एक रोल मॉडल में आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूं कि आंदोलन जब काम करता है तो उसका परिवर्तन दिखाई देता है। हमने किसी के संस्कारकर्ताओं को बुरा नहीं कहा, इस आंदोलन ने अपने उतार दी। किसी के संस्कारकर्ताओं को बुरा भला नहीं कहा, अपने संस्कारकर्ता उतार दिए। और ये केवल पुरुष ही नहीं है, महिला भी है, लड़कियां भी है, पढ़े लिखे अधिकारी भी है। इसमें कोई संस्कारकर्ता भी हमारे बीच में है। तो संस्कारकर्ता हमारे बीच में आज मौजूद है। और उसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक ही एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं ताकि समझ सके। जिस समाज के अपने उत्सव नहीं, जिसके मेले नहीं, जिसके पर्व नहीं, वो समाज नहीं, किसी और के साथ रहता है। हम क्यों किसी के उत्सवों की चर्चा करें, बुरा भला बताएं? मैं 2 उदाहरण बता रहा हूं। तुमको किसी के पर्व अच्छे लगे ना लगे, हमारा क्या मतलब है? धम्मचक्र पवतनाय, एक ही उदाहरण दे रहा हूं, बाकी समय नहीं है। चूंकि मूवमेंट की कुछ फिगर आपको बतानी पड़ेगी। बाजार में लटकी हुई राखी देखकर कोई बता देता है, बिकता हुआ घेवर देखकर कोई बता देता है कि कौन से समाज का कार्यक्रम है, देख के बता देता है। आज मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए, धम्मचक्र पवतनाय। मैं तो हमारा पूरा समाज श्रद्धेय भंते जी ऋणी रहेगा आपका। कितने लोग इस बात को जानते थे? जिस दिन धम्मचक्र पवतनाय जो प्रवर्तन दिवस है, या तो आप जैसे बुद्धिजीवियों की समझ का मामला था, या पुस्तकों का विषय था। लेकिन पुस्तकों से बाहर निकालकर जमीन पर जब उतारा तो धम्मचक्र पवतनाय मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है। अभी 4 दिन पहले गया है, जब भंते जी ने आह्वान किया तो पूरे देश में धम्मचक्र पवतनाय मनाया गया। और कैसे मनाया गया? 5 प्रव्राजक बनाए, 15 दिन पहले से सहमति की घोषणाएं हुई, धम्मचक्र घुमाया गया, बस्तियों में काफले निकले। ऐ मेरे समाज के जिम्मेदार लोगों, जब प्रव्राजक बनने लगेंगे, बुद्ध का प्रथम धम्मोपदेश सुनाया जाने लगेगा, घर में खीर बटने लगेगी, बस्तियों में चारपाई होने लगेंगी, धम्मचक्र बनाए जाने लगेंगे, तो मैं समझता हूं कौन किसी की कावड़ रावड़ की तरफ देखेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने विकल्प दिया पूरे देश को, पूरा देश अब धम्मचक्र पवतनाय मनाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आपका
ये बातें मुझे इसलिए बतानी पड़ रही हैं कि आंदोलन की उपलब्धियों के बाद हमें बताना पड़ेगा। ये एक ही मैंने आपको उपलब्धि दिया। दूसरा, हम क्यों किसी के परंपराओं को बुरा कहें कि अमुक चीज बुरी है। मैं एक चीज बता रहा हूं, महिलाएं कुछ बैठी हैं। भंते जी ने कहा उपोषण हमारी परंपरा है। उपोषण ये भी कुछ भिक्षु सामने या आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के दिमाग में था, लेकिन जमीन पर उतारने का इसका भी कोई अभ्यास नहीं था और मुझे अच्छा लग रहा है। श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी ने उनके अथक प्रयासों से संघ आपके सामने बैठा है। भंते पद्म शिखर, भंते धमसिंह जी, भंते अस जी, भंते धीमीना जी, सभी लोग बैठे हैं। आज प्रत्येक पूर्णिमा को, अष्टमी को बीआरसी के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, मैं बड़ी बात तो नहीं कह सकता, हम बुद्धिस्ट आदमी हैं, यथार्थ में बात करते हैं। आज उनके अथक प्रयासों से यहाँ भी हमारी कुछ बहनें बैठी हुई हैं, हजारों घरों में उपोषण की परंपरा शुरू हो गई, पुरुषों में, महिलाओं में। हम क्यों किसी के व्रत और अमुक चीज को बुरा बताएं। परंपराएं बदल दी, उपोषण बदल दिए, उत्सव बदल दिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं सम्मानित साथियों, जब आंदोलन खड़ा होता है तो केवल एक जनपद की समस्या खत्म नहीं होती, किसी एक राज्य की समस्या खत्म नहीं होती, ये पूरे देश की समस्या का निदान उसमें मिलता है। तो उत्सव बदल दिए, पर्व बदल दिए, और इसके बाद जो बहुत क्रांतिकारी, मैं आपके सामने एक बहुत अद्भुत घटना रख रहा हूं। ये बातें जो आज यहां से बताई जा रही है, आपको बनाने का आज अभिप्राय यही था। बुद्ध शासन के बारे में लेकर के भंते जी ने देश में बड़ा गंभीरता से सोचा। इसके लिए आप भी इस बात को गंभीरता से समझें। जब तक हम अपने बुद्ध को शास्त्रा नहीं मानते, तब तक हमारा बुद्ध होना, बुद्धिस्ट होना निरर्थक है। आइए, हर वर्ष अपनी सभ्यता के आयोजन देश में होते हैं, मेले रेले सब होते हैं, इसलिए सब जिंदा है। भंते जी ने एक अद्भुत बात पेश की देश में, जो बहुत क्रांतिकारी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। 5 मिनट का समय और है। भंते जी ने कहा कि भाई बुद्ध को तो हम देख नहीं सकते। देखिए कितने गजब की बात है, बुद्ध को देख नहीं सकते, पीछे लौट नहीं सकते, तो बुद्ध शासन को समझाने के लिए समाज को कैसे तैयार किया जाए। देखिए कितनी शानदार बात है। यह है विजन। अगर देश को बौद्धमय करना है, बुद्ध का शासन की कल्पना करना है, तो इतना बड़ा दृष्टिकोण होना ही चाहिए। तो ध्यान साधना और तवज्जो शिविर का आयोजन करना भंते जी ने शुरू किया। सम्मानित सज्जनों, छोटे छोटे काम तो भंते जी ने काफी पहले से कर रहे थे। पहला शिविर अलीगढ़ में लगा 250 लोगों का, और आप हैरान हो गए। ध्यान साधना तवज्जो शिविर की जब शुरुआत की, जो चीवर महाकर्ण बुद्ध की अद्भुत पहचान है, तो कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रद्धेय भंते जी चीवर दे रहे थे, 250 की व्यवस्था की थी, लोग पंक्ति में लगे के लगे रह गए। प्रोफेसर आए, डॉक्टर आए, जनसाधारण आदमी आए, किसान आए, महिला आई, चीवर कम पड़ गए। भंते जी को लगा कि इसका मतलब लोगों में इसके प्रति जागरूकता है। वो 250 लोगों का शिविर था। इसको बढ़ाया गया तो दिल्ली के सम्मानित हमारे बौद्धिस्ट लोग बैठे हैं। कूट खुर्द दिल्ली में जब आयोजन हुआ तो उसकी 400 की क्षमता थी, 400 और 600 के बीच में था। आप यकीन मानिए, जब दिल्ली में शिविर लगा तो भारत के कोने का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिस राज्य से वह चीवर ना लिया हो। और हैरान करने वाली एक और सुंदर बात है, जो बहुत शानदार बात है, जो अद्भुत बात मैं आपको सामने बता रहा हूं। बहुजन सत्ता का जब हमें अवसर मिला, माननीय बहन जी के शासन काल में, तो दलित प्रेरणा स्थल बनाए गए, जो बौद्ध विरासत थी। उसका समापन जब भंते जी ने तय किया कि इसका समापन अपने धार्मिक वहीं स्थलों पर होगा, तो आप सभी लोग यहाँ गवाह हैं। हजारों साल के बाद भारत की धरती पर, वो भी देश की राजधानी में, जो 400 चीवरधारी सामनेर और भिक्षु जब दिल्ली में चारका करते हुए अपने धार्मिक स्थल, एक तरफ हमारी विरासत बहुजन सत्ता के बनाए हुए स्मारक स्थल, और एक तरफ जब धार्मिक सत्ता के प्रोधा पहुंचे, तो इतना सुंदर दृश्य था। आज मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है। पूरे देश में वो चित्र गए, और जब देश से थाईलैंड, बर्मा, तमाम बौद्धिस्ट देशों में गए, तो लोग पूछ रहे थे कि भारत के चित्र है। और केवल बात वही नहीं रुकी, भंते जी का हौसला बढ़ा, बात आगे बढ़ी।
तो बिलासपुर, जो मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं, ये देश में बात जानी चाहिए कि आंदोलन का अर्थ क्या होता है। बिलासपुर में 1000 लोगों का सामूहिक शिविर लगा, जो आधुनिक भारत का सबसे बड़ा शिविर था। उसकी 4 उपलब्धि मैं आपको बता रहा हूं। ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है बुद्ध शासन के बाद, मुझे बीच का तो पता नहीं। नंबर 1, पहली बार देश में, आज पूरा मुझे इस बात को बताते हुए तकलीफ हो रही है कि जिस देश ने बुद्ध दुनिया को दिए, आज उस देश के लोग चीवर भी दूसरे देशों से मांगते हैं, आशा करते हैं कोई चीवर हमें दे। बुद्ध की प्रतिमाएं भी दूसरे देश से आती है और भिक्खा पात्र भी हमारे देश में नहीं है। ये 3 बड़ी उपलब्धि बता रहा हूं आपको। उस शिविर में तय हुआ, भारत में पहली बार समाज के सहयोग से, आप जैसे लोगों के सहयोग से चीवर दान हुआ। 1000 चीवर दान हुआ और तय हुआ कि अब देश में अपना भारतीय चीवर भी है। कांसा है, पहला चीवर था, तो पहला तो था हमारा कांसा अवस्था का चीवर, दूसरा भिक्खा पात्र और तीसरी भारत की मौलिक प्रतिमा। ये 3 उपलब्धि वहां थी। और चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, 150 बीघे के बाग में उसको कल्पना मान करके जो 10 दिन शिविर चला, कैसे भिक्षु चलते थे, कैसे ठहरते थे, बुद्ध शासन को एक उदाहरण मानकर वह पूरा काम हुआ। आप सभी जिंदा गवाह हैं। ऐसा लगा कि वास्तव में बुद्ध का शासन ऐसा होता होगा और लोगों ने बहुत अच्छा महसूस किया। मैं चाहूंगा कि उस आयोजन को याद करके एक बार जोरदार ताली बजाकर इस घटना का स्वागत करें। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, सामान्य सज्जनों, बहुत शानदार कार्यक्रम देश में हो रहे हैं। आज भंते जी के आह्वान पर इतने बड़े आयोजन, बहुत अनुशासित पहचान के साथ कार्यक्रमों का होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी उपलब्धि है जो मैंने आपके सामने रखी। और इसके बाद जो बहुत सुंदर उसकी जो घटनाक्रम है, शायद यहाँ उनमें से कोई बैठे हो उस शिविर में। उस शिविर का मैं एक ही वृत्तांत आपको बता रहा हूं। लोग कहते हैं कि बौद्ध में भारत हो नहीं सकता, इस बात को जरूर आप नोट करेंगे। जब शिविर वहां लोग ले रहे थे तो सिकंदरा के रहने वाले एक हमारे साथी हैं, शायद इसमें आए हो कार्यक्रम में, वो अपने पिता को चीवर देने के लिए लेकर आए थे कि मेरे पिता चीवर लेंगे। और जब पिता का केस कंपन हो रहा था, भंते जी उनका कंपन कर रहे थे, तो उनके साथ में 2 नाती थे। उनका पापा हम भी ऐसे बन जाए, बेटे बताने का बन जाओ आप भी। तो छोटे छोटे बहुत सुंदर बच्चे थे, उन्होंने चीवर ले लिया। और दादा ने, नाती ने जब चीवर लिया, जो पिता उन्हें छोड़ने आया था, उसने कहा यार मेरा तो मन ही नहीं लगेगा घर में। तो उन्होंने कहा भंते जी क्या मैं भी चीवर ले सकता हूं? तो जैसे बुद्ध कहते थे आप भिक्षु हैं, तो भंते जी ने कहा कि तुम भी ले लो। तो दादा ने लिया, नाती ने लिया और पुत्र ने लिया। और जब इतनों ने चीवर लिया तो जो उनकी पत्नी खड़ी रह गई, अब वो कहां जाए? उन्होंने कहा तुम चली जाओ। वो थोड़ी देर के लिए तो चली गई, 1-2 घंटे बाद। मैं बिल्कुल आपको यथार्थ बता रहा हूं। और जब वो लौट कर 1-2 घंटे बाद मेरे पास आई, चूंकि मैंने भी चीवर ले रखा था, मुझसे बोली भंते जी अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो घर जाने को मन ही नहीं कर रहा, क्या मैं भी ले सकती हूँ? मैंने कहा भंते जी ये भी कह रहे हैं। तो भंते जी ने कहा आप एक साथ 3 पीढ़ी ने चीवर लिया। मेरा आशय सिर्फ बताने का यह है, जब कोई आंदोलन क्रांतिकारी होता है, देखो ये नीले रंग से क्रांति शुरू हुई, इसका गंतव्य कासा रंग था। इस बात को गंभीरता से समझ लेना। ये नीले से शुरू हुई, इसका समापन ही कासा में होना है। ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया है। बुद्ध काल में कभी सुनते थे ऐसा होता है, लेकिन मैंने चरितार्थ होते देखा, ये उसकी उपलब्धि है, ऐसा हमने देखा। और उसके बाद सामान्य सज्जनों, बस मैं बात बताकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आज जो आपको बुलाया है बताने के लिए एक लंबा दस्तावेज मेरे पास है, फिर भी जो आज भंते जी ने आपको बुलाया है आप उसको समझे। भंते जी की जो पीड़ा है वो ये है, और आप भी समझदार लोग हैं। भंते जी ने एक सवाल देश से खड़ा किया है, वो मैं आपके सामने भी खड़ा कर रहा हूं। देश में सभी सभ्यताएं जिंदा है, अपना काम कर रही हैं। इस्लाम इसलिए जिंदा है, उसके प्रचारक हैं। ईसाइयत इसलिए जिंदा है, देश में प्रचारक है। सभी सभ्यताएं जिंदा है। आज आपके सामने भी एक सवाल है, सोचो, ये भंते जी ने कहा
भंते जी ने कहा कि देखो भारत में कहां प्रचारक है बौद्ध धर्म का, और भंते जी ने तो यहां तक कहा है, भले आज वो लोगों को आज जरूर खरखरा लगेगा, लेकिन मैं भी एक बौद्ध उपासक होने के नाते बात कह सकता हूं। हमारे बीच में मैं एक निवेदन करूंगा, हमारे एक बहुत ही सम्मानित प्रतिनिधि, काफी उच्च पद पर रहते हुए भी जो हमें अपना योगदान देते रहे, हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर, आदरणीय अशोक गौतम साहब जो एडिशनल कमिश्नर हैं, हमारे बीच में आए। एक बार हम चाहेंगे कि उनका भाई उन्हें अग्रिम पंक्ति में बिठा के यहाँ उनको स्थान दें, और मैं चाहूँगा आप सब उनके लिए बोलेंगे साधु साधु। बहुत बहुत आभार आदरणीय कमिश्नर साहब का। और मैं ये बात शिशि जी भाई साहब बोला, आदरणीय अशोक गौतम साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं और वर्तमान में हमारे एडिशनल कमिश्नर हैं, आप प्रदीप जी भाई साहब उधर आगे जाइए। धन्यवाद। आज जो बहुत महत्वपूर्ण बात के लिए आपको जो याद किया है, आज मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है। ये सवाल आपके सामने है। बंते जी ने कहा देश में प्रचारक की भूमिका, जिसके लिए आज 500 लोगों को बुलाया है, इस बात को आप सुने जो बहुत गंभीर है। बंते जी ने कहा जो चिंता व्यक्त की है, और बंते जी ने यहां तक कहा है कि मुझे भारत में भिक्षु प्रचारक की भूमिका में नजर नहीं आता। भिक्षु भी प्रचारक की भूमिका में नजर नहीं आता। ये बात बाबा साहब की चिंता थी, लेकिन आज बंते जी एक भिक्षु के रूप में कह रहे हैं। भले ही आज थोड़ी सी तकलीफ दे लगे, लेकिन मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है। सामान्य सज्जनों, जब आंदोलन कोई आता है तो बहुत सारी बातें हमें बतानी पड़ती है, क्योंकि आंदोलन किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी क्षेत्र के लिए नहीं है, और आपको अच्छा लगेगा। और ये बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। आज जब 3 तारीख को नींव रखी गई, आप गए थे सभी, आपको जानकर हैरानी होगी। अभी भंते जी के सानिध्य में जो सम्मानित भिक्षु काम कर रहे हैं, भिक्षु और भिक्षुणी, आज उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और चारकाई की। एक जिधर निकल गए तो लौटे नहीं 3 दिन तक, 4 दिन तक। आपने जो हजारों लोगों की बड़ी भीड़ देखी, वो हमारे केवल उपासकों का योगदान नहीं था। भिक्षुओं ने अपने कमर पर अपना पात्र लिया और लगातार 1 महीने तक एक प्रचारक की भूमिका में काम किया। और भंते जी ने कहा बहुत खतरनाक बात है, ये धर्म के हित के लिए जो आंदोलन चल रहा है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। पहली बार भंते जी ने कहा कि भिक्षु भिक्षु ही होना चाहिए, प्रचारक ही होना चाहिए। आज एक भी भिक्षु उन कामों से में लिप्त नहीं है जो भिक्षुओं के नहीं है, संस्कारों से मुक्त है। एक सूत्रीय कार्यक्रम है। तो एक बड़ी बात जो भंते जी कह रहे हैं कि आओ, और बिना प्रचारक की भूमिका के, चाहे वो उपासक के रूप में प्रचारक है, चाहे भिक्षु के रूप में प्रचारक है, तो आज जो 500 लोगों को बहुत सम्मान के साथ यहाँ बुलाया है, और प्रचारक की भूमिका तैयार करने के लिए आओ। जब तक हम प्रचारक की भूमिका में नहीं उतरेंगे, उपासक उपासिकाएं जो हमारी चारों संघ की इकाइयां हैं, तो आज का जो आयोजन है उसके लिए भंते जी मार्गदर्शन करेंगे। मैंने केवल हिंट दे दी है कि प्रचारक देश में नहीं है, संगठनों के प्रचारक है। मेरा बात आप गलत न समझें। बौद्धों का कोई प्रचारक, भिक्षुओं का कोई प्रचारक, संघ का कोई प्रचारक वो नहीं है। इसलिए ये काम आज आपको यहाँ बुलाया है। तो सामान्य सज्जनों, तमाम काम मैंने आपके सामने गिनाए। धम्म कारवां की उपलब्धि, ये सारा का सारा जो अब तक का मैंने आपके सामने एक दस्तावेज रखा। अब जो हमारा मकसद है, हजारों लोग भी यहाँ हो सकते थे, चिन्हित करके बुलाया है। आपकी एक एक की क्षमता हजारों की बुलाने की क्षमता है। हमारा जो बंते जी का मकसद है, इस आंदोलन का मकसद है कि एक जो पैसा लगता है, यहाँ आप आए हैं, आपने भोजन का भी पैसा दिया है, इसकी व्यवस्था का भी आप ही ने पैसा दिया है, 300 रुपये सहयोग राशि। तो बंते जी का एक आशय है, बहुत मुश्किल से कोई कार्यकर्ता हमारे बीच में निकलते हैं, अथक प्रयास करने के बाद कोई आंदोलन खड़ा होता है। तो अब प्रचारक की भूमिका में अभी जो आप लोग आए हैं, इसका डिटेल में बता देता हूं, चूंकि काफी विद्वान हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। आप सभी जो यहाँ आए, 135 लोगों का चयन किया है, 135, 135। और काम यह था कि एक व्यक्ति को 5 लोगों को आमंत्रित करना है। बंते जी का मानना है कि अब एक व्यक्ति 5 लोगों को भी आमंत्रित नहीं कर सकता, उनको बुला नहीं सकता, तो नेतृत्व की दायित्व हम कैसे इसको मतलब प्रोवाइड करें।
तो आप जो यहाँ बैठे हैं 135 लोगों की कवायद के साथ बैठे हैं, जिनमें से कुछ ने काम किया, कुछ कम किया, कुछ ज्यादा किया। तो एक नेतृत्व विकसित करने के ध्येय से आप सबको बुलाया गया है। ये हमारा एक एजेंडा है जिस पर काम होना है। ये था आज का एजेंडा, पंच टीम 500, जिसके लिए आप सबको बुलाया। और इस टीम में बात रखने के लिए जो हमने अनुरोध किया था, जो हमने अपनी बात, जो आप सबसे प्रतिनिधि ग्रुप में हमने बात रखवानी थी, हमारे बीच में हमने 9 लोगों को इसके लिए आज जो हमारे डेलीगेट हैं, आप सदन की तरफ से अनुमति चाहते हुए, जिनमें आदरणीय BL पारस जी ने अपनी बात रखी, मैंने वृत्तांत के साथ ये हवाला आपको पूरा दिया। आदरणीय डॉक्टर सुधीर जी, आदरणीय धर्म गौरव जी, आदरणीय संयोग बौद्ध जी बिहार से, YK आनंद जी, विद्या भारती जी, प्रकाश वानिया जी गुजरात से, जगदीश बौद्ध साहब और आदरणीय अशोक गौतम साहब, आदरणीय OP सारनाथ जी और आदरणीय राजेंद्र कश्यप साहब IAS अधिकारी और डॉक्टर राज कपूर जी। हमें 10 लोगों के साथ आज बैठ करके हैं, तो सभी लोग इनसे एक राय मशवरा के रूप में जो हमारे डेलीगेट हैं उनसे अपनी बात रखवानी है। तो मैं इस कड़ी में सबसे पहले निवेदन करूंगा, जैसा हमने आप मंतव्य आपके सामने रखा है, आदरणीय डॉक्टर सुधीर जी जो हमारे पंजाब प्रांत के डेलीगेट हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय सुधीर जी आए और आज के इस विषय पर 2-2, 3-3 मिनट के लिए हमने निवेदन किया कि जो आपका एक क्या फीलिंग है इसको लेकर के, हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में हम अपने 10 प्रतिनिधियों को बात रखवाने का अवसर दें। बाकी सब आप ही की तरफ से राय है, आप सभी की तरफ से सहमति लेते हुए हमने ऐसा किया। आदरणीय डॉक्टर सुधीर जी।